मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइएगा कि कल की जो तकरीब थी उससे यूं महसूस होता है कि अब आपने गवर्नमेंट के वजूद को तस्लीम कर लिया है और अब आप 2023 इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पीडीएम बनी थी जिस काम के लिए कि आपने गवर्नमेंट को गिराना था, अब वो काम आपने बंद करके अगले कामों की तरफ चले गए हैं, अगले इलेक्शन की तरफ चले गए। तो ये नाकामी नहीं है आपकी? चौधरी साहब, मैं तो ये महसूस नहीं कर रहा। आप में बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इल्मी और बादब और बाज़ौक़ आदमी हैं। नहीं सर, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि बेअसर है गवर्नमेंट, इसको कोई अहमियत नहीं दी जा रही, बेअहमियत है, और दूसरी तरफ अगर आप मियां शहबाज साहब की तकरीर सुने तो वो अगले इलेक्शन की बात कर रहे हैं। सर देखो, इसमें कोई शक नहीं, अगली इलेक्शन तो हम सब चाहते हैं कि अगली इलेक्शन, लेकिन अगली इलेक्शन जिस तरह 2 साल बाद हो सकता है, हम तो यही कहते हैं कि 2-3 महीने के बाद भी हो सकता है। तो इसमें नहीं, ये तो आप 2 साल से कह रहे हैं ना सर, लेकिन मेरा ख्याल है आपके हदफ चेंज हो गए। नहीं, हदफ बिल्कुल चेंज नहीं है। हमारा हदफ बिल्कुल वही है कि हम इस सेलेक्ट हुकूमत की खात्मे के लिए जदोजहद कर रहे हैं। जल्द या बदेर इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी, क्योंकि अवाम में बिल्कुल बेचैनी पैदा हुई है। और यही वजह है कि हर जगह जहां भी पीडीएम का बयानिया और उसकी क़ियादत ऐलान करते हैं, तो लोग, जब हम चाहते हैं कि यहाँ 10,000 निकले वहां 50,000 निकलते हैं, 50,000 की बजाय लाख निकलते हैं। तो या इसका क्या माना? ठीक है सर, वो अगर 10 करोड़ भी निकल आए बाहर तब भी आपका बयानिया तो जाहिर है फर्क आ गया ना। पहले मरियम साहबा होती थी आपके साथ और उनकी तकरीर होती थी, उसको सुनते थे लोग, यूं महसूस होता था इंकलाब आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब मियां शहबाज साहब वहां पे चले गए हैं, अब वो किसी किस्म के इंकलाब की बात नहीं करते, ना वो गवर्नमेंट को गिराने के बारे में बात करते हैं, ना वो गवर्नमेंट को हटाने के बारे में बात करते हैं। वो अगला लाहे अमल दे रहे हैं 2023 के इलेक्शन का। इसका मतलब बयानिया तब्दील हो गया सर आपका? नहीं हजरत, बयानियत तब तब्दील होगा कि पीडीएम का जो सदर है वो ये कि कोई इस किस्म की बात कर दे, या शहबाज शरीफ ने कोई ऐसी बात तो की नहीं मेरे ख्याल में। वो तो यही कहते हैं कि हमारी इस हुकूमत पर नजर नहीं, हमारे आइंदा के इलेक्शन पर नजर है, क्योंकि ये सेलेक्टेड हुकूमत है। हम तो पहले दिन से इसको तस्लीम नहीं करते और जल्द और लेकिन सर मुफ्ती साहब, ये पीडीएम बना था इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए, इसलिए नहीं कि अगले इलेक्शन पर नजर रखे। जी जी, इस पे कोई शक नहीं कि अगर इस हुकूमत को हम गिराएं तो क्या गिराने के बाद हम क्या करेंगे? हुकूमत तो बनाएंगे, तो इलेक्शन के जरिए दोबारा हुकूमत तो बनाएंगे। तो हम सेलेक्टेड तो नहीं करेंगे, सिलेक्शन तो नहीं करेंगे, इलेक्शन करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत गिराना मकसूद है, लेकिन हुकूमत की गिराने के बाद जो कुछ होगा उस पर भी अभी से बात तो करनी होगी। ठीक हो गया। चले साहब, ये एक डेवलपमेंट है पीडीएम की तरफ से। जाहिर है पीपल्स पार्टी कभी इसका हिस्सा होती थी, जब पीपल्स पार्टी उससे निकली तो उसके बाद मुझे लगता है कि अब ये इसका बयानिया तब्दील हो रहा है। अब ये अगले इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और शायद अगले इलेक्शन के बारे में कोई लाए अमल भी ये तय कर रहे हैं। तो आप ये महसूस करती हैं कि पीडीएम अब खत्म हो गई है, और अगर पीडीएम में जान पैदा करनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वापस लेकर आए? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी हुकूमत कोई भी बुरी नहीं रही जो इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है, जिसने आवाम का जो हाल किया हुआ है, पाकिस्तान की मईशत का, महंगाई का, वो आपके सामने है। इसके लिए एक लाहे अमल तरतीब दिया गया था, मिनिमम पॉइंट एजेंडा पे लोग आए थे, लेकिन जब वो ट्रैक से हट गए तो जाहिर है कि उसमें से पीपल्स पार्टी और पीटीआई एएनपी ने ये समझा कि इन्हें हट जाना चाहिए। अब जो इसमें सामने नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं, क्योंकि बहरहाल अपोजिशन पार्टीज़ हैं, तो मैं यही समझती हूँ कि जब कोई भी पार्टी और कोई भी इत्तेहाद अपने ट्रैक से हट जाए तो फिर उसमें असर नहीं रहता। और अब मैं क्या कह सकती हूँ, मैं यही समझती हूँ कि अगर इस्तीफा नहीं देना था। लेकिन ये ज़हन में रखिए, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ नए केस बन रहे हैं। अभी न्यूयॉर्क का फ्लैट निकला है और उसके ऊपर फ्लैट के ऊपर वो जाहिर है जमानत
पेशगी जमानत ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये केसेस खुलें और उसके बाद कुछ और केसेस खुलें और दोबारा पीडीएम एक्टिव हो जाए। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तौर पर ऑपोजिशन की सियासत को बहुत अच्छी तरह करना जानती है और कर रही है। अगर किसी भी लम्हे कोई मिनिमम पॉइंट एजेंडा ऐसा हुआ कि बहुत सारी पार्टीज से बात करनी पड़ी तो हम ज़रूर करेंगे। और जैसे अभी भी हमने, लेकिन ये ज़हन में रखें कि इसी अपोजिशन ने गवर्नमेंट को मजबूत कर दिया। गवर्नमेंट पहले इतनी मजबूत नहीं थी जितनी पीडीएम के बनने और पीडीएम के टूटने के बाद हुई है। तो यूं महसूस होता है कि अपोजिशन इसलिए इकट्ठी हुई थी कि गवर्नमेंट को ज्यादा मजबूत कर दे पहले से। मैं ऐसा नहीं समझती। गवर्नमेंट ने अपनी सेनेट की एक ना सिर्फ सीट खोई बल्कि वजीर आजम साहब जो दावा करते थे उनको जो है, जो शेख रशीद ने बताया कि 13 लोगों ने पैसे लिए थे, उन बेके हुए लोगों से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे मैं नहीं कहती, तबसरा निगारों ने कहा कि जी गवर्नमेंट हेली, तो बाकी तो गवर्नमेंट आपको नज़र ही नहीं आती है। अगर आप इसका मतलब समझते हैं कि बजट पास हो गया, कुछ नाराज लोगों को मना के, किसी को कुछ दिखा के, किसी को दिलासा दे के, तो बजट पास तो हो गया ना। लेकिन बजट के पास होने से पहले एक दफ़ा फिर डॉलर की कीमतें बढ़ गई, जो बजट आया था उस वक्त ही, और फिर बजट के बाद जिस तरह से मज़ीद जून के महीने में महंगाई बढ़ी है, उसमें गवर्नमेंट कहाँ नज़र आ रही है। ठीक हो गया। कमल साहब, इशू ये है कि अभी शायद खाना बासी साहब ने आपको ऑफर की थी कि आप अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि मफाहमत की सियासत हो और पूरे मुल्क को लेकर आगे चलें और अफगानिस्तान के इशू और उसके बाद सी पैक के इशू पे, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पीडीएम ज्वाइन कर लें, यानी गवर्नमेंट पीडीएम ज्वाइन कर ले और उसके बाद फिर ऐसा कोई लाहे अमल हो सकता है कि जिसके तहत अगले इलेक्शन भी हो जाए, बाकी मामला भी जिंदगी के आगे बढ़ सके। तो आप अपोजिशन, अब देखें अस्करियत पसंद बलोच अस्करियत पसंदों से आप मुलाकात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्होंने कहा कि मेरा दिल करता है कि उनके साथ मुलाकात की जाए, बात की जाए, तो ये अपोजिशन के साथ क्यों नहीं बैठ जाते आप मुल्की मफाद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। दोनों ने बात की, मैं 1 मिनट उस पर तबसरा करके आपके सवाल के जवाब पे आ जाती हूँ। देखें, आपने पूछा कि पहला बयानिया क्या था, अब बयानिया है, तो मुफ्ती साहब ने कुछ और जवाब दिया, लेकिन जो इनके लीडर के बेटे हैं, मैं उनकी बात करूंगी कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। ये सिलेक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। मैं माजरत के साथ आपके प्रोग्राम में सवाल करूंगी, सिलेक्टर किसको कहते हैं? सवाल तो फिर सिलेक्टर से बनता है ना, अगर आप समझते हैं सिलेक्ट का वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं। हमारा सिलेक्शन तो वज़ीर आज़म का सिलेक्शन पाकिस्तान की आवाम ने किया जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया। तो हम तो उन्हीं को सिलेक्टर समझते हैं और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और उन्हीं के पास जाएंगे। आप जिसको सिलेक्टर समझते हैं, आपके पास इतनी हिम्मत जरूरत है कि आप बात कर सके। दूसरी बात किससे है? वैसे दोनों से है। दूसरी बात जवाब ले लो अगर आप। नहीं, पहले अभी मेरी इनकी बात मैंने सुनी है, वो तसल्ली से जवाब दें अपना। इनके जो एमएनए हमारे असेंबली में बैठे हैं JUIF के महमूद साहब, मैं क्योंकि उस जो 8 घंटे की नशिस्त थी मैं उसका हिस्सा थी और वो अभी नशिस्त बर्खास्त नहीं हुए, वो टू बी कंटिन्यूड है। अभी उसकी कम से कम अगली मीटिंग होनी, 2 मीटिंग्स और होंगी क्योंकि बहुत सब्जेक्ट वसी है, तो उस पे डिस्कशन के लिए उन्होंने बड़ा। वैसे वहां पे मियां शवासी साहब ने ऑफर की थी मफाहमत की गवर्नमेंट को कि हम इकट्ठे चलने के लिए तैयार हैं। अगर मुझे तो ऐसा याद नहीं है, ऐसा याद नहीं है। वो गवर्नमेंट से तो मुखातिब हुए नहीं, मुखातिब वो कहीं और थे। लेकिन मुफ्ती साहब जो इनके हैं, मैं नॉर्मली मतलब मेरी उनसे कोई नजरियाती लड़ाई है, पर्सनल लड़ाई नहीं है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे बड़ी अच्छी बातचीत की थी और उनको एक्नॉलेज भी किया गया था, इनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज किया गया था। JUIF को बड़ी मुख्तसर बात की थी और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बात की थी महमूद साहब ने, जो इनके MLA। और वहाँ उन्होंने कोई ना सिलेक्ट का लफ्ज यूज़ किया था ना सिलेक्टर का लफ्ज यूज़ किया था। वहाँ उन्होंने बड़ी अच्छी शाबाश ली थी। और उसके बाद किससे? गवर्नमेंट से ली उन्होंने? नहीं, गवर्नमेंट तो वहाँ पर मेजबान नहीं थी ना, मेजबान तो नेशनल असेंबली के स्पीकर थे और जो ब्रीफिंग दे रहे थे वो DGISI साहब दे रहे थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जिनसे वो मुखातिब थे, उनसे बयान उन्होंने अपना किया था। तो बाकी उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की जब बात, इसका मतलब ये हुआ कि JUI का मौकफ थोड़ा सा नरम हो गया। मैं अब आपको सिर्फ उसको कनेक्ट कर रही हूँ। आपने जो सर्कस देखा था ना PDM का, उसमें आपने बहुत ज्यादा बातें सुनी मियां नवाज शरीफ
साहब की जो बयान आता था, उनकी बेटी का जो बयान आया करते थे, वो इन्हीं दोनों हमारे जो मोतबर इदारों के मेन हेड्स हैं उनको हेड ऑन लेने की कोशिश करते थे, जिसका वहां पे जिक्र भी हुआ और आप तक पहुंचा भी होगा। मेरे ख्याल में बहुत डिस्कशन हो चुकी है अब तो। एक लेकिन इजलास में JUI का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब वहां पर ये बात हुई कि जनाब आप हमें जितनी मर्जी गालियां देनी है दें, इदारे को ना दें, और जिक्र PDM का भी हुआ या इन सब का हुआ, तो इन्होंने सिर्फ हंस के आगे से बात टाली। किसी ने आगे वहां इंसिस्ट नहीं किया कि हम जो फोरम्स पे खड़े होके तकरीरों में आप लोगों को जो कहते रहे वो हम यहाँ पे आपको प्रूव भी करते हैं। ठीक, तो फिर आप ये देखें कि आज आप जब दोबारा गए हैं और अब मरियम साहिबा को उन्होंने स्टेज से उतार दिया है, ऑफलोड कर दिया है, और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने जो है वो सामने कर दिया है। तो जो हमारे मौलाना साहब हैं उनका बयानिया बिल्कुल चेंज हो गया। एक टाइम वो आया था जब पीपल्स पार्टी से इनकी नाराजगी तो आपका क्या ख्याल है कि एक सिर्फ मैं रेफरेंस दे दूं, भावलपुर का जलसा हुआ था, उसमें बिलावल साहब या इनकी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं हुई थी उधर गलियों मोहल्लों में, क्योंकि मेरा इलाका है, रात के अंधेरे में सिर्फ मौलाना साहब भी मारे फेरे थे और साथ मरियम बीबी थी। ठीक है। अब आप देखें एक तरफा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को साथ बैठा लिया। असेंबली में जब बजट पास, जिसका शैला रजा साहिबा बात कर रही हैं, जिस वक्त वो मामला चल रहे थे तो ऑपोजिशन आपको डिवाइडेड नजर आई, क्योंकि मैं वहां पे मुकम्मल टाइम देती रही हूँ। असेंबली में मैं बैठती हूँ जब बजट का सेशन चल रहा हो। जिस दिन कट मोशंस पास हो रहे थे, पीपल्स पार्टी के भी चंद मेंबरान बैठे हुए थे। ठीक हो गया, वो सबने देखा। अब सवाल ये है, मेंबरान सिर्फ नून लीग के थे। अब सवाल ये है कि जो PDM का इशू था, जो PDM का मौकफ था, वो नरम हो गया, चेंज हो गया। आधा मिनट दीजिएगा। 138 लोगों ने टोटल वोट किया। ये हमें कह रहे हैं कि आप वीक हो गए, ये डिवाइडेड ऑपोजिशन, और एक सीट का हमें आप ताना मार रहे हैं। पूरा गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है वहां पे बड़े बड़े हमने नारे सुने, दावे सुने, कैंपेन सुनी, हमने वहां हुकूमत बना के दिखाई है। आगे सुन लें, सवाल फिर वही कश्मीर में भी हम हुकूमत आपको बना के दिखाएंगे। ये 8 सीटें कैसे बनाएं भाई? 8 सीटों पे बिलावल वहां जाके जितनी मर्जी तकरीरें करें, लोगों को एंटरटेन करें। हम जो 45 सीटों का इलेक्शन है ना, दूसरे पार्टी के लोगों को शामिल करेंगे ना, आप जैसे शामिल हो रहे हैं। चलें ये भी जोर लगा लेना। 8 सीटों पे कैसे हुकूमत बनेगी? तो बिलावल साहब अगर 8 सीटों पे हुकूमत बना लेते हैं, पंजाब की 6 सीटों से पूरी हुकूमत पंजाब की गिराने के इरादे कर सकते हैं, तो हमारे पास तो 4-5 सीटों से बना सकते हैं, तो वो भी बना सकें। वो आप जब रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह, जो हमारे जलसे और जो हमारा वहां पे काम है उसके बाद। सवाल मैं आपसे पास सवाल छोड़ के ब्रेक लेता हूँ। सवाल सिंपल ये है कि आपका ख्याल ये है कि जो PDM का पुराना मौकफ था वो अब यू टर्न लेके PDM जो है मफाहमत की तरफ जा रही है। एक छोटा सवाल आपके पास, और को ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।